प्यारे बच्चों, अब हम लोग एक दो उदाहरण लेते हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक का प्रयोग करके हमें इसका एचसीएफ निकालना है। दो संख्या हमने ले ली, एक ये और एक ये। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये संख्या जो है वो इसकी अपेक्षा बड़ी है। ठीक है, तो हमने पिछली कक्षा में आपको इसके चरण के बारे में बताया था कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से इसमें भाग देते हैं। इसके भाग करते हैं कि 4052 के कितने भाग बनेंगे कि आपका ये नंबर मिले और कुछ ना कुछ आपका शेष बचेगा। तो आप देखो 4052 का भाग इसमें अगर लगाएंगे तो ये आपका 3 टाइम जाएगा और 420 शेष बचेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4052 है, ये आपका भाजक कहलाएगा और ये आपका शेषफल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ देख रहे हैं चूंकि शेषफल जो है वो 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है और इसलिए हम कह सकते हैं कि 4052 और 420 ये भाजक और ये शेषफल के लिए हमें फिर से यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके आगे की कार्रवाई करनी होगी। कहने का मतलब है कि प्रयोग यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित प्राप्त करते हैं। इसमें हम 4052 में अब हम 420 का भाग देंगे। तो 420 का जब भाग देंगे तो ये आपका 9 टाइम जाएगा और आपका शेषफल बचेगा 272। तो यहाँ भाजक हो गया 420, शेषफल हो गया 272। अब हमें फिर से उसी चरण को दोहराना है। आपने भाजक ले लिया और जो शेषफल बचा उसको डिवाइड करेंगे। तो 420 को डिवाइड करना है 272 से, तो ये एक भाग इसका बनेगा और 148 आपका शेष बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे तब तक करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसको आप आगे कंटिन्यू करें और आगे देखें हम क्या करते हैं। इसमें हम देखें जैसे हम लोगों ने अभी चरण 3 किया था 420 इक्वल टू समथिंग। अब हमें यहाँ 272 इसका भाजक मिला, 148 का शेषफल मिला, इसको डिवाइड करना है। तो ये एक भाग होगा जाकर के और प्लस आपका बचेगा 124। तो नेक्स्ट वाले चरण में हम लोग क्या करेंगे, 148 यानी ये भाजक इज इक्वल टू 124 इंटू 2 क्यों होगा, 1 टाइम जाएगा केवल, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 24। अब अगला चरण अगर हम लोग करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा 124 इज इक्वल टू 24 इंटू समथिंग प्लस शेषफल आपका क्या बचेगा बताइए। देखें आपने ये चरण 6 किया होगा, 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। नेक्स्ट चरण में क्या होगा, 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, तो यहाँ शेषफल आपका कितना आ गया, शेषफल इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं इस स्थिति में जो भाजक है बराबर 4, इसलिए एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। ओके, समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए अगला सवाल। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। ये कंडीशन है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। यह कार्य जांच और मूल विधि से किया जा सकता है, परंतु इसे एक क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं
तब इस HCF से प्रत्येक ढेरी में रखी जा सकने वाली बर्फियों की अधिकतम संख्या प्राप्त होगी, जिससे ढेरियों की संख्या न्यूनतम होगी और परात में ये बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरेंगी। अब हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 420 व 130 का क्या निकालेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। आपको पता है बर्फियां थी वो दो प्रकार की थी, काजू और बादाम की। इनको आपको समान रूप से डिवाइड करना है कम से कम ढेरियों में। तो 420 इक्वल टू 130 के आपको टुकड़े करने हैं। 130 को कितने भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं? 130 इज इक्वल टू 3 प्लस 30 होगा। दूसरा होगा 130 इज इक्वल टू बोलिए 30 इंटू 4 प्लस 10। फिर नेक्स्ट चरण क्या होगा? 30 इज इक्वल टू माने भाजक बराबर 10 गुणा 3 प्लस 0। तो ये शेषफल आपको 0 मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि HCF किसका 420 और 130 का HCF इज इक्वल टू 10 है। अगला सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4Q + 1 या इतने के रूप का होता है। जहाँ जो Q है एक पूर्णांक है। हम लोग क्या करते हैं इसमें, एक हम लोगों ने अपनी तरफ से एक धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया, क्योंकि उसने धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कही थी और हमने अपनी तरफ से एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया हुआ है। और हमने ये भी कहा है कि यहाँ पर A जो कि पूर्णांक है B को ऐसा माना है, इसके संभावित हमने शेषफल मान लिए। या तो 0 बचेगा शेषफल, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R की वैल्यू होगी माने रिमाइंडर होगा, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। 4 से छोटे की बात इसलिए कही गई है क्योंकि इसने यहाँ पर 4Q हमें दे दिया है। तो जो संभावित शेषफल होंगे वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, बस होंगे। ओके, अर्थात माना हुआ जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, विषम पूर्णांक जो A है वो संख्याएं 4Q + 1, 4Q + 2, 4Q + 3 के रूप का हो सकता है। जहाँ Q जो है वो हमारा भागफल है, आप देख रहे थे पीछे वाले सवालों में। चूंकि A एक आपको पता है कि विषम पूर्णांक था, तो इसलिए ये 4Q और 4Q + 2 के रूप का नहीं हो सकता है, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो 4Q + 1 या 4Q + 3 के रूप का होगा।